Welcome students. We were discussing the NCERT examples and we have discussed till example number 1.6 in our previous video. Please go through our previous video to solve or get a help or the examples till 1.6. Let's begin with the upcoming examples. Let's open the NCERT. Previous example में हमने पढ़ा कि the net force or the sum of the forces will be zero and the resultant force will not be zero in some directions if it is in some directions or if there is some other conditions. बट अगर मेरे पास आइडेंटिकल और सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं तो नेट फोर्स जीरो होगा. राइट, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज विच इज बीइंग प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फिगर. एक तो ये Q की क्या वैल्यू थी इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था. पहला कि फिगर मेरे पास सिमेट्रिक होना चाहिए और फिगर मेरे पास रेगुलर होना चाहिए. राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस शुड बी सिमेट्रिक. अगर तीनों चार्जेस या चारों चार्जेस या पांचों चार्जेस हैं तो वो सारे के सारे आइडेंटिकल होना चाहिए. और तीसरा, जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो सेंटर पे निकलेगा, तो सेंटर पे फोर्स जीरो होगा, बाकी सब जगह फोर्स नॉन जीरो होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाइट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. द हाइट ऑफ और द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 3/2 into A, the side of equilateral triangle. Next, coming to the next example, example number 1.7 now. 1.7 example क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि अब हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज. अब हम चार्ज पे निकाल रहे हैं, हम वर्टेक्स पे निकाल रहे हैं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन सेंटर. देयर इज नो एनी चार्ज ऑन द सेंटर. राइट, तीन चार्जेस हैं, तीनों Q Q Q मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंस है. तो लेट सपोज आई हैव ड्रॉन अ फिगर एंड इसमें भी लकीली दे आर प्लेस्ड एट आई थिंक इक्विलैटरल ट्राइंगल. या इट्स ऑल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो इफ इट इज Q, this is Q, this is also Q and this is minus Q. Or if I mention the vertices here, this is A, this is B and this is C. सो डेफिनेटली अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूं तो मेरे पास A और B के बीच में दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं. डेफिनेटली इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. A और C मेरे पास अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. सबसे पहले हम फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं. अगर मेरे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A दे रखा है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सबके बीच का डिस्टेंस A होगा. तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B वो कितना होगा स्टूडेंट्स? K Q Q अपॉन A स्क्वायर. फोर्स ऑन A ड्यू टू C वो कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस K Q Q अपॉन A स्क्वायर. फोर्स ऑन C ड्यू टू B वो कितना होगा स्टूडेंट्स? K Q Q अपॉन R A स्क्वायर माइनस में. एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू C will be also same. The force on A and B is equals to force on B into A, but equal in magnitude but opposite in direction. We are considering only the magnitude here. If we are considering the only magnitude, then can I say that कि सारे forces magnitude में same होंगे, चाहे वो AC हो चाहे CA हो, चाहे वो BC हो चाहे CB हो, चाहे वो AB हो या BA हो, ये सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे. लेट सपोज दिस आई हैव सेड F. तो अगर मैं कहता हूँ कि A चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज F हेयर और इस पे लगने वाला फोर्स इज F हेयर. सो द नेट फोर्स विल बी इन बिटवीन इट एंड द नेट फोर्स F will be in between it. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बी 120 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालने बैठे, ये जो मेरे पास इस फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F इंटू cos 120 and that is equals to F square plus F square plus 2F square into minus 1 by 2. If we will solve it, we will get the net force
resultant force will be equals to F and that is towards rightward. तो अगर हम देखें कि इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, F, राइट. सिमिलरली इस वाले चार्ज पे कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, यहाँ वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, F. इसने स्टूडेंट्स माइनस क्यू ले रखा है ऊपर, मैंने ऊपर प्लस क्यू ले रखा है. मेरे पास माइनस क्यू के लिए मेरे पास दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच का. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. गॉट इट, या. नेक्स्ट, जैसे कि मेरे पास इसमें एकदम बीच में आएगा. सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be equals to F only. जस्ट जो चेंजेस होंगे वो किसके होंगे, इसकी डायरेक्शन के, राइट. सिमिलरली द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू इज, सिमिलरली द टोटल चार्ज ऑन द माइनस क्यू विल बी √3F. यहाँ पर √3F क्यों आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो मेरे पास एंगल है वो एंगल कितना है इस बार, 60 डिग्री. तो यहाँ पर मेरे पास cos 120 की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री. लेट मी सॉल्व इट ऑल्सो. यहाँ पर रिजल्टेंट अगर मैं इसका R2 निकालने बैठूँ तो R2 रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज √ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F स्क्वायर इंटू cos 60 degree, and cos 60 degree is nothing but 1/2. So it will be √of F square plus F square plus F square. So it is nothing but 3F square, or we can say that √of 3F. Hence the net resultant force on the minus Q charge will be √3F, and the resultant force on plus Q charges will be F itself. I think it is clear to everyone. इसका नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, right. Now it is interesting to see that the sum of the forces on the three charges is again 0. Please mark my statement कि the sum of all the three charges will be again 0, right. Because there will be applicable of Newton's third law of motion, there will be equal and opposite reaction. तो सारे इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बिकम 0. इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. द एग्जांपल नंबर 1.8. इन एग्जांपल नंबर 1.8 दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल. यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁴. डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इन दोनों के बीच का मेरे को एक डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम इट, राइट. सो द कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल इन ईच केसेस. पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे केस में एक प्रोटॉन है, दूसरे केस में डायरेक्शन रिवर्स कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट. चल अगर हम वापस बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक मेरे पास नेगेटिव प्लेट और एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, और उस नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर. यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है. सो डेफिनेटली जहाँ से मेरे पास क्रॉस कर रही हैं उसको हम प्लस मानेंगे, और जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं वो नेगेटिव, बिकॉज इन द नेगेटिव और फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर टुवर्ड्स इट. नाउ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है. अब वो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, डेफिनेटली ये किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होता है. सो हाउ मच डिस्टेंस इज हैज बीन ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 1.5 सेंटीमीटर. अगर ये u = 0 से स्टार्ट होता है और अगर मेरे को इसका एक्सेलरेशन पता चल जाता है तो डेफिनेटली मैं इसका टाइम भी निकाल सकता हूँ. तो सबसे पहले हम F = ma अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फोर्स कितना होता है, q × e.
F इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, Q इंटू ई. नाउ व्हाट इज E? 2 इंटू 10⁴. What is Q? 1.6 into 10⁻⁻19. So what is acceleration? F by m, that is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 into 2 into 10⁴ divided by mass of electron is 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम. ये तो acceleration of electron आ गया. सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहें तो मेरे पास फिर F अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा और वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है और ओके. सो इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं टाइम में. S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे. S डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है, दैट इज निकाला मैंने अभी इलेक्ट्रॉन का. टाइम निकालना है. सो टाइम इज नथिंग बट 2s अपॉन a को नीचे ले आए और ये आया मेरे पास टाइम. नाउ व्हाट इज s हेयर? 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1.5 इंटू 10⁻⁻2. व्हाट इज एक्सेलरेशन हेयर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. डायरेक्ट ही हैज बीन कैलकुलेटेड, सो वी विल आल्सो राइट द डायरेक्ट वैल्यूज. जस्ट यू कैन डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ. इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू टू डू द कैलकुलेशन. So around time I'll get is 2.9, that is 3 into 10⁻9 minus 9 seconds. इतने मिली सेकेंड में 2.9 to 10⁻⁻9 seconds. Similarly, the time for the proton is nothing but 2h by g, that is 2s by a. 2s is nothing but 1.5 into 10⁻⁻2. Acceleration is 1.6 into 10⁻⁻19 into 2.2 into 10⁻⁴. Okay, now this case 1.67 into 10⁻⁻27 mass. This will be my time, and the time for falling a proton will be equals to around 1.3 into 10⁻⁻7. 1.3 into 10⁻⁻7 second. Since the electron is lighter in the mass, since the electron is having more velocity or the more acceleration, so electron will take lesser time, that is 10⁻⁻9 second के order का, जबकि proton is heavier than the electron, so इसका मेरे पास जो टाइम होगा वो 10⁻⁻7 का होगा. Are you getting? Next. So it is 1.3 into 10⁻⁻7 seconds. Coming to the next example, example number 1.9. This is a very good example. यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनके मैग्नीट्यूड है 10⁻⁸ कूलम एंड 10⁻⁸ कूलम. दोनों की मेरे पास पोलैरिटी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है. दे आर 1.1 अपार्ट. Calculate the electric field A, B, C at point checker. Where is A? This is A, the midpoint. There is B, that is 0.05 इधर, and C जो कि 0.1 मीटर इधर है. ठीक है, आराम से हमें निकालना क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत इजीली निकल जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस डायग्राम को अगर हम प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे मेरे पास चार्ज कितना है? Q1, और यहाँ पे मेरे पास चार्ज कितना है? Q2. लेट सपोज Q2 की वैल्यू मैंने पॉजिटिव मान रखी है, डेट इज 10⁻⁸. ये पॉजिटिव चार्ज है, और Q1 जो है मेरे पास वो नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे पास A पॉइंट यहाँ पर है तो सबसे पहले हम A पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं. जो मेरा A पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट. तो इन दोनों के बीच का मेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से A पर, सिर्फ A पर बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? लेफ्टवर्ड.
पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अगेन लेफ्टवर्ड, पॉजिटिव के लिए फार और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल हैव इज इक्वल्स टू E1 plus E2, both will be in the same direction. इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 कितना होगा, KQ that is Q1 upon R square, the distance is 0.05 का square, that is R square. So it is nothing but KQ1 upon 0.05 का square, right? दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है, so it will be double. E1 plus E1, 2E1, so it will be 2E1. We'll substitute the values, 2 into 10 to the power minus 8 into 9 into 10 to the power 9 divided by 25 into 10 to the power minus 4. This is the net electric field or net electric field on the point A. Now coming the net electric field on the point B. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉइंट बी कहाँ था स्टूडेंट्स. अगर हम पॉइंट बी को डिटरमाइन करें तो पॉइंट बी यहाँ से, पॉइंट बी यहाँ पे कहीं था. पॉइंट बी मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, तो अच्छा पॉजिटिव चार्ज से उधर की तरफ था. स्टूडेंट्स इट वोंट बी इफेक्ट एनीथिंग बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर सेम, एवरी वैल्यूज इज सेम. सो चाहे बी को तुम इधर ले लो चाहे पॉजिटिव से इधर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड में लो चाहे राइट हैंड साइड में लो. सो इट इज विल बी 0.05 मीटर. गेटिंग. अब हम आते हैं सबसे पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यानी कि मेरे पास जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, फार फ्रॉम इट. सो अगर हम बात करें ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, E1 की, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, E2 की. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली E1 में और E2 में से E1 बड़ा होगा E2 से. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 में से किसकी बड़ी होगी, E1 की बड़ी होगी. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट में है तो वो होगी E1 माइनस E2. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और E2 इस केस में सेम नहीं है. सेम इसलिए नहीं है क्योंकि E1 और E2 के लिए चार्जेस तो सेम है KQ, बट R स्क्वायर सेम नहीं है. E1 के लिए 0.05 है और E2 के लिए 1.5 है, 1.05 है, 0.15 वी कैन से दैट. So it is equals to KQ upon 0.05 square minus KQ upon 0.15 का whole square. So we will take it as KQ or we will subtract it, we will get 25 into 10 to the power 4 minus 225 into 10 to the power 4. So the net electric field we will get in this case is 9 into 10 to the power 9 की वैल्यू डाल दी मेरे पास, KQ 10 to the power minus 8 डाल दिया, 10 to the power minus 4 कॉमन आ गया, 10 to the power 4, 225 minus 25 तो 200 बार आ गया, और नीचे आ गया मेरे पास 25 into 225. We'll subtract it and we will get the solution. So it will 9 it is 72 divided by 225, 72 divided by 225 into 10 to the power 5. न्यूटन पर कूलम, राइट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट सी पे निकालनी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे कैसे निकालेंगे. पॉइंट सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम बना लेते हैं दोबारा. ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 0.1, और इन दोनों से 0.1 डिस्टेंस की दूरी पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है. यहाँ पर मेरे पास सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से होगी अवे फ्रॉम इट एंड माइनस क्यू की वजह से होगी टुवर्ड्स इट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल हैव अगेन वही फॉर्मूला. इस बार मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रिजल्टेंट होगा, किस किस का रिजल्टेंट होगा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का रिजल्टेंट, राइट. सो द रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ऑफ
तो वेक्टर क्वांटिटीज दैट इज ई माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस ई प्लस क्यू का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज 2e1 ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री. सो इट विल बी 120 डिग्री. विल इट बी 120 डिग्री? नो. इन दोनों के बीच का एंगल्स कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. हम निकाल लेते हैं एंगल. कैसे निकालेंगे? लेट सपोज अगर ये मेरे पास थीटा डिग्री है तो ये भी मेरे पास थीटा होगा. अगर ये मेरे पास थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये भी मेरे पास थीटा होगा. लेट्स मेक इट मोर इजी. फर्स्ट थिंग वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली cos 2 थीटा, एंड cos 2 थीटा की डायरेक्टली वैल्यू आप निकाल सकते हो cos 2 थीटा की, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीधा सीधा तुम इसके अंदर डाल सकते हो कि यहाँ पे cos थीटा और cos 2 थीटा क्या है. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका हमारे पास द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इज कि हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. ये प्लस क्यू का एक कंपोनेंट इधर होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक होगा कंपोनेंट इधर ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा. इधर होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर होगा मेरे पास ई प्लस क्यू कॉस थीटा. If we see that the theta is same, if we see that the magnitude is same, if we see that the distance 0.1 and 0.1 meter or both the charges is same, definitely E plus Q और E minus Q की वैल्यू इस बार सेम रहेगी. सिर्फ सेकंड सेम में सेम नहीं थी, बाकी मैग्नीट्यूड इन दोनों का अगर हम देखें तो सेम रहेगा. सो अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो कैन आई से डैट कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी निकलेगी वो सिर्फ राइट हैंड साइड में निकलेगी, एंड दैट विल बी E is equals to the net electric field at the point C will be equals to 2E cos theta. Now सबसे पहले E की वैल्यू निकाल लेते हैं k q by r square. What is r square? That is 0.1 का स्क्वायर. उसके बाद cos theta की वैल्यू निकाल लेते हैं. That is base upon hypotenuse. What is base? 0.05 upon hypotenuse is 0.1. So cos theta की वैल्यू we will have 0.05 upon 0.1. Please rewind the video if you are not getting the values, or if you are not understanding how did I calculate it, you'll get the answer. So the net electric field at the point C you will have is 2 into 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8 into 0.05 divided by 0.01 into 0.1. You'll cancel it. I didn't do the calculation, just do the calculations. You'll get the all values. The electric field at a point A will be towards right, that is 7.2 to 10 to the power 4. Electric field at a point B will be 4 into 10 to the power 3, and the net will be 3.2 into 10 to the power 4. Next, the electric field at the point C is 9 into 10 to the power 3. Is it clear? Great. Next, coming to the next example, students. The next example is example number 1.10. As we have discussed the electric dipole, we can easily calculate the electric field of the charges or a given dipole. Two charges plus minus 10 microcoulomb. These are the two small charges which are placed at 5 millimeter apart. This is also very small distance. So can I say that the system is considered as a dipole? So this is a dipole system or a dipole. Now determine the electric field at a point P on the axis of the electric dipole. On the axis of the electric dipole, what do we have the formula for the axis? Kp by 2 Kp by r cube. Where what is P beta? Q into the distance between the dipole, that is Q into 2a. Now 15 centimeter from about from the center, yani ki what is the distance? 15 centimeter. Directly we will substitute the values, we'll get the answer in this numerical, that is equals to 2. K is 9 into 10 to the power 9. P is Q into A, that is 10 to the power microcoulomb, 10 into 10 to the power minus 6 into distance is 5 millimeter divided by
15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² का क्यूब. Let me write it more clearly. Electric field on the axis for the question number 1.10 will be 2 kp by r cube, where 2 10 into 10⁻⁹ into 10 microcoulomb. The distance is 5 millimeter and इन दोनों के बीच मेरे पास r कितना है 15 सेंटीमीटर. इट इज़ क्यूब 2 kp by r क्यूब. ये तो एक्सिस पे आ गया. और इक्वेटोरियल पे कितना होता था स्टूडेंट? इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kp by r क्यूब ओनली. Please see my last video. You will get the derivation of the electric field on axis and equatorial point. So directly we will substitute and it will be the half of the axis, we can say that. So whatever the value we will get on the axis, it will just the half of it. So on axis we will have a certain value that is equals to 2.7 into 10⁵ and 2.6 into 10⁵. This is on axis. And if we calculate on the equatorial point, then it will be the half of it. That is half of it. 2.6 ka half, that is 1.3 into 10⁵. You have to show all the calculations, you have to show all the mathematical approach you have applied on the question. Yeah. So we have discussed the example from 1 to 10. In the next class, we will discuss the Gauss law and the applications of the Gauss law and the numericals based on it. Till then, have a nice day. Please be in touch.